Hello students, good morning. We have read about the end of the bipolarity in the second lesson. Now we will start the third lesson. US hegemony in world politics. US hegemony in world politics means hegemony means the superpower. Superpower इसकी जो बिगिनिंग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से हुई थी। तो बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसकी बिगिनिंग जो है वो क्या है, इस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हेजेमनी, जैसा कि मैंने बताया, ये सुपर पावर होती है और एक तरह से हम इसको दादागिरी भी बोल सकते हैं। दादागिरी जो होती है उसी को हेजेमनी बोलते हैं। अब इसके फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। यूएस हेजेमनी स्टार्टेड फ्रॉम 1945। जैसा कि आपको पता है 1945 से कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी एंडिंग के बाद कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो यूएस हेजेमनी जो थी वो 1945 से स्टार्ट हो गई थी, जब यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के दो शहर थे, उन पर गिराया था। और ये जो बम गिराए थे वो केवल अपनी हेजेमनी को शो करने के लिए ही दिखाए थे, दादागिरी को शो करने के लिए ही दिखाए थे। और यूएस जो है वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वह वर्ल्ड सुपर पावर में से एक है। और यूएसए ने ये न्यूक्लियर बम जो है, जब उसने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था, उस टाइम पर जापान जो है वो सरेंडर करने वाला था। लेकिन फिर भी उसने नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को न्यूक्लियर बम जो है वो गिराया था, सिर्फ वो इसीलिए कि जो दूसरी कंट्रीज हैं वो इस बात को देख लें और वो डर जाएं। यानी कि उन्होंने यूएस ने जो बम गिराया था वो सिर्फ दुनिया को डराने के लिए ही गिराया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अगस्त 1990 इराक अनेक्ट कुवैत। तो इराक ने क्या किया था, कुवैत को 1990 में अपने में मिला लिया था। यानी कि इराक ने उस पर कब्जा कर लिया था कुवैत पर। Iraq tried to convince, but he did not quit his aggression. जो इराक है उसको मनाने का प्रयास किया कि भाई तुम्हें जो कुवैत है इसको छोड़ दो, इस पर जो तुमने कब्जा कर रखा है इसको फ्री कर दो। लेकिन वह अपने एग्रेशन को नहीं छोड़ता है, यानी कि वह अपनी जगह पर टिका रहता है, नहीं मानता। तो यूएनओ gave permission to invade on Iraq during the Cold War। फिर यूएनओ ने परमिशन दे दी थी इराक पर युद्ध करने के लिए, यानी कि इराक पर आक्रमण करने के लिए यूएनओ ने परमिशन दे दी थी जब कोल्ड वॉर चला हुआ था। तो इसमें क्या है कि यूएनओ जो है, यूएनओ जिसको हम वर्ल्ड ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, तो ये एक वर्ल्ड लेवल पर एक जो राष्ट्र का एक समूह है, ग्रुप है, जो वर्ल्ड पार्लियामेंट के रूप में भी जाना जाता है। और इसका जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, यानी कि जितने भी इसके मेंबर्स कंट्री हैं, वो सारे के सारे इस बातों को मानते हैं। नेक्स्ट है, द यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश हेल्ड द इमरजेंसी ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश जो है उसने एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया था। और 6,60,000 ट्रूप्स फ्रॉम 34 कंट्रीज फॉट अगेंस्ट इराक। इराक के खिलाफ लड़ने के लिए 34 कंट्रीज जो थे वो तैयार हो गए थे। और 660,000 यानी कि 6,60,000 ट्रूप्स जो थे, सैनिक जो थे, वो लड़ने के लिए भेजे गए थे इराक के खिलाफ। और इस इराकी युद्ध को फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहा जाता है।
एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फर्स्ट गल्फ वॉर। जो फर्स्ट गल्फ वॉर रहेगी तो प्रथम खाड़ी युद्ध भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो किसे कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो इराक के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था और उसमें 6,60,000 ट्रूप जो थे वो 34 कंट्रीज से भेजे गए थे, और 34 कंट्रीज में जो ये ट्रूप्स भेजे गए थे 34 कंट्रीज से, तो उसी युद्ध को फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है यूएन ऑपरेशन नेम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और इस युद्ध के लिए जो यूएन ने ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसको भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था वो इराक के खिलाफ जो वॉर किया गया था उसी को यूएन ने एक ही ऑपरेशन का नाम दिया था, जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उसके बाद है 75% ऑफ द कोलिशन फोर्सेस वर्क फ्रॉम द यूएस आर्मी। इराक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो सैनिक भेजे गए थे वो सैनिक जो थे वो 75% थे, यानी कि इराक के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी थी उसमें 75% जो थे वो यूएस सैनिक थे, यूएस ट्रूप थे, और बाकी जो 25% थे ट्रूप्स थे, सैनिक थे, सोल्जर्स थे, वो बाकी 33 कंट्रीज से लिए गए थे। उसके बाद है द इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैड प्रॉमिस्ड द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। जो इराकी प्रेसिडेंट था उस टाइम पर सद्दाम हुसैन, उसने प्रॉमिस किया था कि जो ये युद्ध होगा ये युद्ध मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहलाएगा, यानी कि 100 युद्धों में से एक युद्ध कहलाएगा, यानी बहुत सारे युद्ध लड़े हुए होंगे तो उनमें से एक युद्ध ये भी कहलाएगा। तो उसने इस बात के लिए प्रॉमिस किया था कि ये युद्ध जो है वो द मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगा। फिर है यूएस यूज हाई टेक्नोलॉजी स्मार्ट बॉम्ब सो इट इज कॉल्ड कंप्यूटर वॉर, और इस युद्ध में यूएस ने हाई टेक्नोलॉजी को यूज किया था, स्मार्ट बम्स को यूज किया था, इसलिए इसको कंप्यूटर वॉर जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइव टेलीकास्ट इज आल्सो मेड सो इट इज कॉल्ड वीडियो गेम वॉर। इस युद्ध की खास बात ये थी कि यूएसए ने लाइव टेलीकास्ट किया था और उसने लोगों को दिखाया था कि जो इराक है उसका कितना नुकसान होता जा रहा है, और ये सारी चीजें जब वो दिखा रहा था तो इसी को उसने वीडियो गेम वॉर भी कहा था, यानी कि सारी चीजें जो टेलीकास्ट की जा रही थी, दिखाई जा रही थी, तो उसी के बेस पर इसको वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इराक फोर्सेस वर क्विकली डिफीटेड एंड विथड्रॉ फ्रॉम कुवैत। इराक फोर्सेस जो थी इस युद्ध में बहुत जल्दी हार गई थी, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी जो थी वो यूज की गई थी, अमेरिका के द्वारा स्मार्ट बम का यूज किया गया था, इसलिए जो इराक था उसने बहुत जल्दी हार मान ली थी और उसे कुवैत से बाहर निकाल दिया गया था। फिर उसके बाद यूएस में एक्चुअली हैव मेड ए प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। यूएस जो है उसने एक्चुअली हैव मेड ए प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। वैसे तो क्या होता है, जब दो कंट्रीज के बीच लड़ाई होती है तो दोनों कंट्रीज को भारी नुकसान होता है, हारने वाले को तो नुकसान होता ही है, साथ में जीतने वाले को भी नुकसान ही होता है, क्योंकि जो ट्रूप्स होते हैं, सोल्जर्स हैं, वो दोनों साइड से मारे जाते हैं और दोनों तरफ से पैसे की इकोनॉमिक बेस पर भी, और अगर बात करते हैं जान जाने की तो जान जाने से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो बहुत ज्यादा नुकसान दोनों कंट्रीज को होता है अगर किसी के बीच युद्ध होता है तो। लेकिन ये युद्ध ऐसा था जहां पर अमेरिका ने प्रॉफिट लिया था, यानी कि इस युद्ध से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। यूएस रिसीव्ड मोर मनी फ्रॉम कंट्रीज। यूएस ने दूसरी कंट्रीज से बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, क्योंकि उसने जो स्मार्ट बम इस युद्ध में यूज किए थे, तो जो दूसरे कंट्रीज थे वो काफी इंस्पायर्ड हुए कि यूएसए के पास तो बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी जो है वो है, और उन्होंने भी अमेरिका से जो
या हथियार वेपन थे वो खरीदने की सोची। और यूएस ने क्या किया, जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया ये कंट्री थे, इनको बहुत सारा जो वेपन्स था या मटेरियल था वो बेच दिया था। और इसी के कारण जो यूएसए था उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया था। तो इस युद्ध से यूएसए को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद है द क्लिंटन ईयर्स। ये क्लिंटन जो है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है, बिल क्लिंटन। तो क्लिंटन ईयर्स क्या था, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। ये won presidential election in 1992 and again 1996। यानी कि ये जो थे ना विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, ये अमेरिकन राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1992 में प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन था उसमें जीत हासिल की थी। और 1996 में भी ये दोबारा से प्रेसिडेंट बने थे। जैसे कि हमारे यहाँ पर 5 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, उसी तरह से अमेरिका में 5 की बजाय 4 इयर्स में इलेक्शन किया जाता है। तो वहां पर 4 इयर्स के बाद इलेक्शन होता है। तो बिल क्लिंटन जो है वो 1992 के इलेक्शन में और 1996 के इलेक्शन में जीत जाते हैं। यानी कि लगातार वो 8 साल तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे और उन्होंने जो इलेक्शन जीता था वो किस बेस पर जीता था, क्लिंटन फोकस ऑन डोमेस्टिक इश्यूज रादर देन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज। उन्होंने जो इलेक्शन में अपना मुद्दा बनाया था वो यही बनाया था कि वो डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं उन पर ध्यान देंगे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज की बजाय। यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं उन पर वो इतना ध्यान नहीं देंगे जितना वो डोमेस्टिक इश्यूज पर ध्यान देंगे। क्योंकि अब से पहले जितने भी प्रेसिडेंट थे वो सारे के सारे अभी तक यूएसए हेजेमनी को बढ़ाने के लिए यानी कि उसको सुपर पावर दिखाने के लिए प्रयास कर रहे थे वर्ल्ड लेवल पर। लेकिन क्लिंटन ने ये कहा था कि वो अपने सिटीजन्स के ऊपर ध्यान देगा, ना कि फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर ध्यान देगा। उसके बाद ड्यूरिंग द क्लिंटन इयर्स यूएस हैड विथड्रॉन इनटू इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड वर नॉट फुली एंगेज्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो क्लिंटन के जो इयर्स थे उन दिनों में यूएस में क्या हुआ था, जो इंटरनल अफेयर्स थे उन पर पूरी तरह से कंसंट्रेट किया गया था, न कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर ध्यान दिया गया था। यानी कि जो बिल क्लिंटन थे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतने इंगेज नहीं थे जितना उन्होंने अपने सिटीजन्स की भलाई के लिए काम किया था। नेक्स्ट है क्लिंटन गवर्नमेंट फोकस ऑन सॉफ्ट इश्यूज लाइक डेमोक्रेसी प्रमोशन, क्लाइमेट चेंज एंड वर्ल्ड rather than on the hard politics of military power and security। तो इसमें क्या है, क्लिंटन जो था, क्लिंटन गवर्नमेंट ने क्या किया था, सॉफ्ट इश्यूज पर ध्यान दिया था ज्यादातर, जैसे डेमोक्रेसी की प्रमोशन के लिए काम करना, क्लाइमेट चेंज और दूसरे जो वर्ल्ड में काम होते हैं यानी कि डोमेस्टिक लेवल पर जो काम होते हैं उन पर ध्यान दिया था। और उन्होंने जो हार्ड पॉलिटिक्स थी जैसे कि मिलिट्री पावर से रिलेटेड थी, सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, आज से पहले जितनी भी गवर्नमेंट थी सारी की सारी मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान देती थी। अपने जो डोमेस्टिक मामले थे उनकी बजाय सिटीजन के जो इश्यूज थे उन पर कम ध्यान दिया जाता था, बल्कि जो मिलिट्री पावर और सिक्योरिटी थी उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट इन 1999 Yugoslavian action to stop the protest against the predominantly Albanian population in the province of Kosovo। एक ही प्रोविंस थी कोसोवो और यहाँ पर अल्बेनियन पॉपुलेशन जो थी उनको उनके साथ जबरदस्ती की गई थी और उनको दबाने की कोशिश की गई थी। तो
वहां पर विरोध किया गया था 1999 में। अल्बेनियन जो पॉपुलेशन थी उसके द्वारा विरोध किया गया था। और द नाटो कंट्रीज लेड बाय यूएस बॉम्बर्ड टारगेट अराउंड यूगोस्लाविया फॉर 2 months। तो इसमें जितने भी नाटो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाटो जो है वो कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो उसमें नाटो जो कंट्रीज थे उन्होंने लेड बाय यूएस, उसको यूएस जो है वो लेड करता था। बॉम्बर्ड टारगेट अराउंड यूगोस्लाविया फॉर 2 months, और उन्होंने यूगोस्लाविया को लगभग 2 महीने तक टारगेट किया था। यानी कि यूगोस्लाविया जो था उसके आसपास उसने 2 महीने तक बॉम्बर्ड किया था। In 1998, USA invaded in response to the bombing of the US embassies in Nairobi, जो कैपिटल ऑफ केन्या, एंड दार एस सलाम। तो 1998 में क्या था, यूएस ने इन्वेड किया था, आक्रमण किया था। इसके जवाब में किया था क्योंकि यूएस एम्बेसी थी नैरोबी केन्या में, वहां पर दार एस सलाम ने जो एक्टिविटीज की थी उसके जवाब में अमेरिका ने वहां पर इन्वेड किया था, आक्रमण किया था। उसके बाद द बॉम्बिंग वर एट्रीब्यूटेड टू अल कायदा। जो वहां पर नैरोबी में बॉम्बिंग की गई थी उसका जो सब था, जो मतलब उस पर बॉम्बिंग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी वो बताने के लिए वो है कि भाई अल कायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था और उसके द्वारा ये बॉम्बिंग की गई थी। उसके बाद है प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑर्डर्ड ऑपरेशन इनफिनिट रीच ए सीरीज ऑफ मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अल कायदा टेररिस्ट। तो फिर जो क्लिंटन प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये पता लगा कि भाई अल कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने नैरोबी पर आक्रमण किया है। तो उसने क्या किया कि भाई प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ऑर्डर दे दिया ऑपरेशन इनफिनिट का। ऑपरेशन इनफिनिट के लिए उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया और उसमें जो एक सीरीज थी मिसाइल की वो दाग दी थी अल कायदा टेररिस्ट पर, वेस्ट इन सुडान एंड अफगानिस्तान। यानी कि जो भी अल कायदा टेररिस्ट अफगानिस्तान और सुडान में मिले वहां पर मिसाइल जो थी वो दाग दी गई थी। उसके बाद है यूएस डिडंट टेक परमिशन ऑफ द यूएन and break all the rules of the war and also target the civilians। सुडान और अफगानिस्तान पर जब मिसाइल दागी गई थी तो यूएस ने यूएनओ की भी परमिशन नहीं दी थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की परमिशन नहीं दी थी। और उन्होंने उस टाइम पर कई रूल्स तोड़े थे। और जैसा कि जो डोमेन रूल होता है कि जो सिविलियन होते हैं उन पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा या उनको टारगेट नहीं किया जाएगा, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जो युद्ध होता है वो सीधा सेना से किया जाता है। सेना के अलावा कोई भी सिविलियन होता है तो उन पर कोई भी बॉम्बिंग नहीं करता, गोली नहीं चलाता। लेकिन यहाँ पर यूएस ने यूएन के अकॉर्डिंग, यूएनओ के अकॉर्डिंग क्या किया था, ना तो वहां से परमिशन ली थी और बगैर परमिशन के वहां के जो सिविलियंस थे सुडान और अफगानिस्तान के वहां पर उन पर भी आक्रमण कर दिया था, यानी कि उनको भी नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये था हमारा यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।